किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले आप सभी को पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए रुक करते हैं प्रमुख समाचारों की ओर। खराब मानसून के बाद भी बड़ा फसलों का रकबा, कीटनाशकों से ज्यादा प्रभावी है स्टिकी ट्रैप। नवंबर माह में कर सकते हैं मौन पालन। प्याज है एक महत्वपूर्ण फसल और किसानों को भा रही औषधीय खेती। अब समाचार विस्तार से। इस बार मानसून खराब होने के बावजूद देश में खरीफ की फसलों का रकबा पिछली बार के मुकाबले 39 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक पिछले वर्ष जहां देश में 808.40 लाख हेक्टेयर में कुल खरीफ फसलों की बुआई हुई थी, तो वहीं इस बार देश में कुल 847.40 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हुई है। अब किसान बिना घातक कीटनाशकों के छिड़काव किए ही अपनी फसल की रक्षा कर सकेंगे। ऐसा संभव हो पाया है स्टिकी ट्रैप की वजह से। ये पतली सी चिपचिपी शीट फसलों की रक्षा बिना किसी रसायन के इस्तेमाल के करती है और रसायन के मुकाबले सस्ती भी रहती है। स्टिकी ट्रैप में शीट पर कीट आकर चिपक जाते हैं, जिसके बाद वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक रासायनिक दवाओं से कीट नियंत्रण में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जिसमें कृषि पर्यावरण में कई तरह के नुकसान शामिल हैं, जबकि स्टिकी ट्रैप के इस्तेमाल से किसान इन सभी दिक्कतों से बच सकते हैं। किसान भाइयों, नवंबर तक का समय मौन पालन के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि इस समय मौन पालन के लिए उपयुक्त पेड़ पौधों की बढ़वार होती है। इससे मधुमक्खी ज्यादा मात्रा में शहद बनाती हैं। मौन पालन के लिए लाही, सरसों, बरसीम, सूरजमुखी, तिल, अरहर, मक्का, साग सब्जी फसलें, नीम, जामुन, यूकेलिप्टस आदि के पेड़ अच्छे रहते हैं। किसान भाइयों, मौन गृह की देखभाल के लिए आपको याद रहे कि बरसात में मौन गृह को ऊंचे स्थान पर रखना होता है। भोजन न होने पर 50% चीनी की चाशनी का उपयोग किया जा सकता है। मौन बॉक्स के अंदर खाली मोम वाले फ्रेमों को निकालकर धूप दिखाते रहने से मोमी पतंगे को इनसे बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी काफी ज्यादा है। किसान भाई प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से करके अच्छी उपज और मुनाफा कमा सकते हैं। प्याज की खेती बलुई, दोमट और दोमट भूमि में अच्छी प्रकार से की जा सकती है। साथ ही बलुई और मटियार भूमि में भी संतुलित मात्रा के गोबर की खाद का प्रयोग प्याज की खेती को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। प्रदेश के किसान औषधि खेती को प्राथमिक फसलों के तौर पर अभी तक नहीं करते थे, लेकिन ये चलन अब बदल रहा है। आज किसान परंपरागत फसलों की तुलना में औषधि खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। राष्ट्रीय औषधि बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2,50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के भीतर औषधि खेती की जाती है। भारत में 6,000 से ज्यादा किस्मों के औषधि पौधे पाए जाते हैं। भारत में औषधि उत्पादों का वैश्विक निर्यात 10,000 करोड़ रुपए से अधिक होता है। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। गेहूं। आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1,555 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 1,560 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में गेहूं का भाव 1,485 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में गेहूं का भाव 1,570 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल। आगरा की मंडी में चावल का भाव 2,040 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 2,255 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में 1,400 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की किसान मंडी में चावल का भाव 2,220 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों। आगरा की मंडी में सरसों का भाव 4,020 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में सरसों का भाव 3,975 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की किसान मंडी में सरसों का भाव 3,980 रुपए और लखीमपुर की मंडी में सरसों 3,750 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। आलू। आगरा की मंडी में आलू का भाव 820 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में आलू 980 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में आलू 875 रुपए और लखीमपुर की मंडी में आलू का भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर। आगरा की मंडी में टमाटर का भाव 1,780 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में टमाटर 1,560 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में 1,400 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत भाव 2,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव और चलते चलते आप सभी को पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।
और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद कृषि दर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहन भाइयों, सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की प्राकृतिक प्रकोप से रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। तभी से यह दिन गोवर्धन पूजा के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस अवसर पर भगवान गोवर्धन को 56 पकवानों का भोग भी लगाया जाता है और ऐसी प्रार्थना की जाती है कि हमारा परिवार, गांव एवं देश धन धान्य से परिपूर्ण रहे। तो यह तो बात थी गोवर्धन पूजा की। बहनों भाइयों, आज के हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है फल एवं सब्जियों में सामयिक कार्य। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं उद्यान निदेशालय लखनऊ के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुशील बाबू शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहनों भाइयों, इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से जानकारी प्राप्त करें, हम आपको बता दें कि हमारी सभी फोन लाइनें खुल चुकी हैं। आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए आप हमारे फोन नंबर नोट करें। हमारे फोन नंबर है 0522 22 88 698। दूसरा नंबर है 0522 22 0
5756। टोल फ्री नंबर भी नोट कर लें 1800-180-5233। बहनों भाइयों, जब भी आप हमें फोन करें तो अपनी टीवी की आवाज जरूर धीमी कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से पहुंच सके। तो आइए रुख करते हैं अपने विषय की ओर और जानकारी प्राप्त करते हैं फल एवं सब्जियों में सामयिक कार्य के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में प्याज बहुत प्रमुख है। तो प्याज में इस समय हमारे किसान भाइयों को किस तरह के सामयिक कार्य करने हैं? देखिए, आपने बहुत सामयिक प्रश्न किया है और इस समय अगर आप देखें तो प्याज एक हमारी बहुत महत्वपूर्ण फसल है जी। और ये प्याज एक ऐसी फसल है जो सब्जियों के साथ साथ सलाद के रूप में, मसाले के रूप में, अचार के रूप में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं और हमारे किसान भाई एक नकदी फसल के रूप में इसको इस्तेमाल बोते हैं जी। तो देखिए, इस समय प्याज के बीज के बोने का समय है और जो किसान भाई प्याज की खेती करना चाहते हैं तो वो देख लें उनकी मिट्टी जो है वो बलुई दोमट है या नहीं। अगर मिट्टी भारी है तो उसमें प्याज की खेती आप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कंद जो है वो छोटे बनते हैं। तो प्याज के लिए बलुई दोमट मिट्टी अगर आपकी है तो वो काफ़ी मतलब जो पैदावार के लिए अच्छी रहती है। इसमें ये देख लें कि जो प्याज की हमारी उन्नतशील किस्में हैं, जैसे पूसा रेड है, कल्याणपुर रेड राउंड है या पूसा रत्नार है, ये हमारी 3 प्रजातियां ऐसी हैं कि जो हमारी पुरानी प्रजातियां हैं और काफ़ी अच्छी पैदावार देती हैं। एक एग्रीफाउंड लाइट रेड प्रजाति भी है, ये हमारी रबी मौसम की प्रजातियां हैं। यदि किसान भाई खरीफ मौसम में अगर प्याज की खेती करना चाहते हैं तो उनकी प्रजातियां अलग हैं। अच्छा। तो इस समय जो मैंने जैसे आपको बताया कि ये हमारी 4 प्रजातियां हैं, इसका बीज जो है वो उद्यान विभाग के माध्यम से आप ले सकते हैं। मतलब प्रमाणिक बीज? प्रमाणित बीज लें और बीज अगर प्रमाणित लेंगे तो उसकी जो है उसमें आप देखेंगे पैदावार भी अच्छी होगी। प्याज में अक्सर ये देखा गया है कि हमारे किसान भाई जो बीज बाजार से लेते हैं तो इसमें बीज में जो जर्मिनेशन की, अंकुरण की बात आती है, वो काफ़ी पुराना अगर बीज है तो अंकुरण काफ़ी कम होता है। तो बीज जहाँ से भी लें वहाँ विश्वसनीय स्थान से लें। एक तो इस बात का हमारे किसान भाई ध्यान रखें। और प्याज बोने के लिए इस समय नर्सरी तैयार करने का समय चल रहा है। इस समय हमारे किसान भाई नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो नर्सरी तैयार करने में भी हमारे किसान भाइयों को कुछ सावधानी बरतने की बात है। तो उसमें यह कि पहले बीज को शोधन कर लें। जी। डॉक्टर साहब, AK शुक्ला जी का लखनऊ से फोन है, हमारे फोन लाइन पर है। हेलो हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ शुक्ला जी, क्या जानना चाहते हैं? 2 प्रश्न हमारे हैं। हमारा जो अंगूर का वृक्ष था उसमें अंगूर खट्टे आते हैं, तो ये किसी देखिए, ये अंगूर के लिए हमारा देखिए जो समय है जी, ये हमारा जो इलाका है ये अंगूर की खेती के लिए उस तरह से नहीं है। अच्छा। और एक तो ये, दूसरी बात ये कि अंगूर की कुछ प्रजातियां हैं जैसे परलेट है, उस प्रजाति को आप लगाएंगे, या पूसा नवरंग है, ये 2 प्रजातियों को लगाएंगे तो अंगूर खट्टा नहीं होगा। तो एक तो ये ध्यान रखें, हो सकता है कि आपने जो प्रजाति ली है वो इस क्लाइमेट के लिए सूटेबल ना हो, तो अगर इन दोनों प्रजातियों को लगाएंगे तो अंगूर खट्टा नहीं होगा जी। ये आम के वृक्षों में जो दूरी कितनी होनी चाहिए एक पौध से दूसरे पौध की? हमने आम्रपाली लगाया है जी। देखिए, अगर कॉमर्शियली आप अगर बागवानी करना चाहते हैं आम की जी, तो इसमें देखिए हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि 5 बाई 5 मीटर पर लगाएं। हालांकि 5 बाई 3 मीटर पर भी आप लगा सकते हैं और बहुत से किसान भाई ऐसे हैं कि वो 2.5 मीटर पर भी लगाते हैं। लेकिन 2.5 मीटर पर लगाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, उसकी कटाई छटाई आपको हर साल करनी पड़ेगी। तो क्या ये प्रजातियों पर भी कुछ निर्भर करता है दूरी का? देखिए, आम्रपाली एक ऐसी प्रजाति है कि हमारे किसान भाई या हम लोग ये कहते हैं कि ये ड्वार्फ प्रजाति है। लेकिन ड्वार्फ तो अवश्य है। एक तो ये कि नियमित फलत होती है, दूसरा ये कि इतना अगर मान लो नजदीक आप लगाएंगे तो आपको हर वर्ष आम की पैदावार लेने के बाद आपको कटाई छटाई करने की आवश्यकता होगी। यदि आप कटाई छटाई नहीं कर पाते हैं तो मेरा आप लोग को सलाह यही है कि 5 बाई 5 मीटर की दूरी पे आप लगाइए, तो उससे क्या है कि आपको कटाई छटाई की आवश्यकता भी नहीं होगी और आप आम की जो है अच्छी पैदावार ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हम प्याज की बात कर रहे थे तो प्याज में आप बुआई की बात बता रहे थे, तो किस तरह से करनी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है? देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि प्याज अगर 1 हेक्टेयर खेत में आप कर लेना चाहते हैं तो उसमें बीज की मात्रा 8 से 10 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए आवश्यक होती है। तो इसमें बीज ले लें और बीज को उपचारित करके ही आप बोएं। दूसरी बात आती है कि जिस नर्सरी जो आप लगाना चाहते हैं वो देख लें कि वो कुछ ऊंचाई पर हो और कम से कम आधा फीट ऊंचाई पर आप उसकी नर्सरी तैयार कर लें और उसको इस तरह से तैयार करें कि उसमें देखिए चूंकि अब ठंड का मौसम आ गया है जी। अगर किसान भाई अगर खुले खेत में अगर नर्सरी में तैयार करेंगे तो उससे क्या होगा कि पौध जो है वो ज़्यादा समय ले लेगी। अच्छा। क्योंकि ठंड में पौध की बढ़वार जो है कुछ कम होती है
और वैसे अगर आप ओपन फील्ड में या खुले खेत में आप तैयार करते हैं तो आप देखेंगे कि 7-8 सप्ताह आपके लग जाते हैं जी। या लो टनल पॉली हाउस, ये उद्यान विभाग द्वारा बहुत से किसान भाइयों को उपलब्ध कराया जा रहा है, और जो हमारे राष्ट्रीय बागवानी मिशन है या RKVY स्कीम है, उसके माध्यम से किसान भाइयों को जो सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, मसाले की खेती करना चाहते हैं, तो उसमें ये सुविधा भी उपलब्ध है। अच्छा, तो उसके द्वारा ये कम समय में तैयार होता है। उसमें क्या होता है कि ये जो कुछ हम किसान भाइयों को 10 से 15 लो टनल देते हैं 1 हेक्टेयर में जी। तो उससे क्या होता है, उसमें प्लास्टिक की सीट होती है, नायलॉन नेट होती है और वायर होता है। तो उससे ये फायदा होता है किसान भाइयों को, वो 1 आध हफ्ते पहले प्याज की मतलब पौध तैयार कर सकते हैं। होता ये कि उसमें जो प्लास्टिक की सीट होती है, तो एक तो उसमें ये रहता है कि जो आपने देखा होगा कि इसमें पौध सड़ने की संभावना भी रहती है। डॉक्टर साहब पिंटू शुक्लागंज से फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ पिंटू जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ, क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या है आपकी? सर हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि हम ये जानना चाहते हैं जैसे कि 1 बीघे खेती में हम कितना मतलब बीज डाल सकें कि मतलब, और किस चीज का बीज, कितना बीज डालें और कैसे क्या वो होगी? नहीं, कौन सी फसल लेना चाहते हैं? कम से कम उसमें नहीं, आलू सर बोना आलू। देखिए 1 हेक्टेयर के लिए हम 30 कुंटल के बीज जी 1 हेक्टेयर के लिए हम 30 कुंटल आलू बीज की बात करते हैं। यदि आपका 1 बीघा अगर कच्चा बीघा है तो इसमें 2.5-3 कुंटल आपका बीज लगेगा जी। देखिए इस समय आलू की जो प्रजातियां हैं, बहुत से किसान भाई आलू बीज की बुवाई कर चुके हैं, और इस समय भी आलू बीज की हमारे किसान भाई बुवाई कर सकते हैं। तो देखिए बीज बोने से पहले उपचारित कर लें। इसमें भी आलू में भी उपचारित करना, क्योंकि अगर बीज उपचारित नहीं करेंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें जो है चीचक लग जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आलू जो बाजार में आता है तो उसमें जो है कॉमन स्कैब होता है या ब्लैक स्कर्फ होता है, तो उससे आपने देखा होगा कि बाजार में किसान भाइयों को उसका दाम नहीं मिल पाता है। तो पहले बीज को उपचारित कर ले, और बीज को उपचारित करके जैसे बोरिक एसिड है वो 30 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में अगर उसको डुबो देंगे और उसका घोल तैयार कर लेंगे तो आधा घंटे अगर किसान भाई उसको उसमें आलू बीज को रख देते हैं तो उससे क्या होता है कि ये बीमारी नहीं लगती है। तो एक तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखें। दूसरा ये कि जब भी आलू बोएं तो उसमें कम से कम पलेवा होना चाहिए, मतलब हल्की नमी होनी चाहिए। अच्छा। होता ये कि अगर खेत में नमी नहीं है तो आपके बीज का अंकुरण जो बेदम से होगा और आपकी जो है पैदावार काफ़ी कम हो जाएगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और आलू बीज की पैदावार ले सकते हैं और हमारे किसान भाई फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आप प्याज के बारे में बता रहे थे डॉक्टर साहब, तो और किस तरह की सावधानी बरतें? ये बुआई के बारे में आपने बताया। देखिए नर्सरी जैसे हमारे किसान भाई इस समय तैयार करते हैं तो किसान भाइयों को प्याज, हरी प्याज का भी मतलब जो फायदा उत्पादन करके ले सकते हैं। दूसरा ये कि अगर किसान भाई प्याज की फसल ले रहे हैं तो इसमें देखिए खाद उर्वरक की मतलब बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कंद वाली फसल है, उसमें जड़ें काफ़ी नीचे नहीं जाती हैं। तो एक तो ये कि खेत की जुताई कर लें, और इसमें जैसे हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि इसमें 100 किलोग्राम यूरिया, 300 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट और 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये औसतन हमारी जो आलू प्याज की फसल के लिए आवश्यक होती है। तो किसान भाई जब बुवाई करें तो ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये पोटाश की पूरी मात्रा जो है बुवाई के समय दे दें। इसमें 200 से 250 कुंटल अगर सड़ी गोबर की खाद किसान भाई अगर दे देते हैं। डॉक्टर साहब नंद स्वरूप मिश्र जी बाराबंकी से फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ नंद स्वरूप जी, क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी गांव बसौली का सर। मैं जानना चाहता हूं कि जो बाग है कटहल का बाग जी, इसकी छटाई करने का उचित समय कौन सा है? देखिए ऐसा है कि कोई भी फसल अगर आप ले रहे हैं, जब उसके फल ले लेते हैं आप, तो फल लेने के बाद चाहे वो नींबू हो, चाहे आम हो, चाहे कटहल हो, उसके बाद ही आप कटाई छटाई कर सकते हैं। अब इस समय चूंकि ये मिश्रा जी कटहल की बात कर रहे हैं तो कटहल में तो इस समय फूल आ जाता है जी। तो इस समय तो ये देखें कि जो फूल आता है उसमें कोई रोग न लगे। अगर इस समय कटाई छटाई करेंगे तो उत्पादन काफ़ी प्रभावित होगा। तो जब भी फलत लेने के बाद कोई भी अगर हमारा जो फल वृक्ष है, जैसे अमरूद है, अमरूद में आपने देखा होगा कि हम अप्रैल मई में कहते हैं कि अगर अप्रैल मई में कटाई छटाई नहीं करेंगे, या अक्टूबर नवंबर में कहते हैं, इस समय भी अगर अमरूद की फसल आप ले लेते हैं और कटाई छटाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और विभाग द्वारा आम हो, अमरूद हो, आंवला हो, इसमें भी अगर घने बाग हैं तो इसमें भी हमारे किसान भाइयों को
सुविधा उपलब्ध है और 50% अनुदान हम किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, ये उपयुक्त समय है कटाई छटाई का, ऐसा नहीं है कि इस समय देखिए, इस समय आप अमरूद के जो फलत आपने ले ली है तो आप उसकी कटाई छटाई कर सकते हैं। कटहल की कटाई छटाई करने के लिए ये आपका उपयुक्त समय नहीं है। अच्छा, तो कटहल की कब करेंगे डॉक्टर साहब? जब फलत लेने के बाद, क्योंकि अब तो अभी तो फूल आ रहा है, फूल आने के बाद जो फल आएगा, फल में भी पकने में टाइम लगेगा। जब फल पूरा आप तोड़ लेते हैं उसके बाद कटाई छटाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई आलू की बुआई कर चुके हैं तो उन्हें अपने खेतों में इस समय किस तरह के कार्य करने हैं? देखिए, बहुत से किसान भाइयों ने आलू की मतलब बुआई कर ली है, ये बात बिल्कुल सही है। और जिन किसान भाइयों का आलू अगर 1 महीने का हो गया है तो उसमें उनको सलाह ये किसान भाइयों को वो खेत की जो मिट्टी है, जो आलू जो बो रखा है उस पर मिट्टी चढ़ा दें। तो उससे एक तो ये फायदा होगा कि जो खरपतवार हैं वो आपके नष्ट हो जाएंगे। दूसरा ये कि जब मिट्टी चढ़ाएं तो उसके बाद जो है आप जो यूरिया है, यूरिया की जो मात्रा पहले दे दी है उसकी आधी मात्रा जो है टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे दें। और चूंकि अब 1 महीने का अगर आप किसान भाइयों का आलू हो गया है तो हल्की सिंचाई करने की बात है। हल्की सिंचाई करें। देखिए, सिंचाई जब भी करें तो ये ध्यान रखें कि पूरी मैट जो बनी हुई है वो पानी में डूबनी नहीं चाहिए। यदि अगर मैट डूब जाएगी पानी में तो उससे क्या होगा कि जो आपकी कंद बनेगा तो मिट्टी ठोस होने पर वो कंद पूरी तरह नहीं बढ़ेगा और आपका उत्पादन जो कम होगा। डॉक्टर साहब, लखीमपुर से प्रमोद कुमार जी फोन लाइन पर हैं। हेलो। हेलो। हाँ प्रमोद जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हम जानना चाहते हैं, लीची का पेड़ हमारे यहाँ लगा है, 8-9 साल पुराना हो चुका, उसमें लीची नहीं आ रही है। देखिए, लीची का पेड़ जो आप बता रहे हैं, लीची का पेड़, इसका मतलब आपका बीजू पौधा है जी। बीजू पौधा कहीं आपने जो पौधा लिया है वो कलमी पौधा नहीं लिया है। और देखिए, लीची की 2-3 प्रजातियां हैं, जैसे लीची की शाही है, कलकतिया है। तो ये 2 प्रजातियां ऐसी हैं। चूंकि आप लखीमपुर में हैं तो सीतापुर में भी लीची के पौधे आपको उपलब्ध हो जाएंगे, लखीमपुर में भी हो सकते हैं। अगर लखीमपुर में पौधे आपके पास उपलब्ध नहीं होते हैं तो उद्यान विभाग की पौधशाला है, वहां से आप तो आप वहां से विभाग की पौधशाला से ले सकते हैं। तो ये जब भी लगाएं तो ये ध्यान रखें कि बीजू पौधा तो नहीं है। बीजू पौधा नहीं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम आलू की बात कर रहे थे तो उस समय हमें, जैसे जो किसान भाई बुआई कर चुके हैं, तो अब उन्हें किस तरह के उर्वरकों का प्रयोग करना है और कब सिंचाई करनी है? देखिए, हम किसान भाइयों को हम यही सलाह देते हैं कि जब भी आलू की फसल ले रहे हैं तो देखिए, आलू की एक ऐसी फसल है कि इसमें काफी मतलब उर्वरक की आवश्यकता होती है। सामान्यतः हम जो अगर किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं करा पाते हैं तो उनसे ये अनुरोध करते हैं कि 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 100 से 125 किलोग्राम पोटास, इसकी हम बात करते हैं। तो 150 किलोग्राम मतलब नाइट्रोजन का मतलब ये हुआ कि 300 किलोग्राम आपकी जो है यूरिया की मात्रा हो गई जी। अगर अधिक पैदावार लेने चाहते हैं तो उसकी यूरिया की आधी मात्रा जो है, जो जब आलू बोते हैं उससे पहले मिला दें। और जो 150 किलोग्राम मात्रा आपकी बचती है उसकी 75 किलोग्राम मात्रा जो 1 हेक्टेयर में टॉप ड्रेसिंग के रूप में 1 महीने बाद दे दें। 1 महीने बाद। और दूसरी मात्रा जो बच रहती है उसकी आप जो है बुवाई के 45 दिन बाद देंगे, तो उससे आपकी आलू की पैदावार अच्छी होगी। इस समय महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंचाई, जो पौधे की बढ़वार का समय है, तो सिंचाई समय समय पर करते रहें। अगर हल्की मिट्टी है तो उसको 7 दिन के अंतराल पर, और भारी अगर मिट्टी है तो उसको 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। इस बात। अच्छा डॉक्टर साहब, रोग एवं कीट न लगे तो इसके लिए क्या पहले से कुछ सावधानी बरती जा सकती है? देखिए, अब कुछ स्थानों पर यह स्थिति देखी गई है कि कटुआ कीट का प्रकोप देखा है। आपने देखा होगा कि आलू हम लेते हैं बाजार में जी, तो उसमें आलू में छेद पाया जाता है, तो ये कटुआ कीट की वजह से होता है। तो इसके लिए क्लोरोपाइरीफास आती है, कीटनाशक रसायन आता है, तो इसका जो है बुवाई के समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमारे किसान भाई बुवाई के समय इसका प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो वो अगर ड्रिप सिंचाई अगर किसान भाइयों ने लगा रखी है तो उसके माध्यम से भी दवा को मिला सकते हैं जी। या किसान भाई जो है उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इसमें 2.5 लीटर मात्रा अगर 1000 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो उससे उसकी रोकथाम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर हम फल की बात करें तो फल में सबसे पहले बात आती है आम की। तो आम में गुजिया कीट के बचाव के लिए हमारे किसान भाई क्या करें जिससे उन्हें अच्छे उत्पादन मिले? देखिए, गुजिया कीट आप जानते हैं कि हमारे बहुत से किसान भाई इसका उपचार भी करते हैं। अगर किसान भाई समय के तक अगर उपचार करेंगे तो आम की बागवानी में बहुत फायदा है। यदि हमारे किसान भाई उपचार नहीं करेंगे, कीट की और रोग की रोकथाम नहीं करेंगे, तो उससे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होने की संभावना भी रहती है। और आम की एक ऐसी फसल है कि इसमें हर महीने कुछ ना कुछ काम रहता है। ये गुजिया कीट की रोकथाम के लिए ये उचित समय है। तो एक तो ये कि उन बागों में गहरी जुताई कर दें, और इसमें ज़्यादा प्रकोप हो
तो दिसंबर के महीने में शुरुआत में ही क्लोरोपाइरीफास चूर्ण है 200 ग्राम एक पौधे में जी, उसमें मिट्टी में जो है तने के आसपास मिला दें। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो गुजिया कीट है वो पेड़ों पर नहीं चढ़ पाएगी, और उसको अगर कीट है तो उसका जो थाले में ही वो नष्ट हो जाएगा। तो एक तो ये कर सकते हैं। अगर बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उस पर हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि जो पॉलीथीन शीट आती है 200 से 300 गेज की, वो दिसंबर के महीने में उसको तने से 1 फुट ऊंचाई पर उसको लपेट दें। तो लपेटने से भी गुजिया कीट का बचाव उससे ये कि वो चढ़ नहीं पाएगी, नीचे ग्रीस लगा दें, ऊपर उसको जो है बांध दें। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फल एवं सब्जियों में इस समय कौन कौन से सामायिक कार्य करने हैं, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब चलते चलते एक बार आपको हम भैया दूज के अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तो इसके साथ ही अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।